everyone, a very warm welcome to Skillshot. This is CA रूपा जैन. आज हम बात करने वाले हैं MNC इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में. अगर आपको बड़ी कंपनी में जाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना है, तो ये वीडियो है आपके लिए. वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए जल्दी से वीडियो पाने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्रैक एमएनसी इंटरव्यू क्वेश्चन. टॉप क्वेश्चन लाइन हूं मैं. काफी लोग ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो लॉजिक के साथ आंसर दे पाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. मैं कितने बार बोल चुकी हूं कि ये पढ़ के जरूर जाइए. तो हमेशा जो भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो पढ़ के चले जाइएगा. तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? पर्सनल अकाउंट के बारे में बताता है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit expenses and losses, credit income and gain. एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, why depreciation is not charged on land. तो काफी बार मैंने ऐसे ही देखने के लिए लोग आंसर सही देते हैं या नहीं, अपने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ डेप्रीसिएशन ऑन लैंड की एंट्री क्या होती है. हम फटाफट बताने लग जाते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, लेकिन ऐसा नहीं है. डेप्रीसिएशन तो लगता ही नहीं है लैंड पे. अब क्यों नहीं लगता, इसके बारे में हमको पता नहीं होता है. तो चलिए जानते हैं क्यों नहीं लगता है. The reason why you will never see depreciation being charged on land is that land has an infinite useful life. Without knowing how many years a fixed asset will last, डेप्रीसिएशन कैन नॉट बी चार्ज. अब आपको पता ही नहीं उसका लाइफ कितना है, क्योंकि इनफाइनाइट लाइफ है, अनगिनत लाइफ है लैंड का, राइट. तो फिर आप कैसे डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे? क्योंकि हम डेप्रीसिएशन चार्ज किस बेसिस पे करते हैं? यूजफुल लाइफ के बेसिस पे. और जिसका लाइफ ही अनगिनत है तो हम उस पर डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं? ओवर द पीरियड जब कोई एसेट बढ़ रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो उस पर क्या डेप्रीसिएशन मैं चार्ज करूं? Right. The formula to calculate straight line depreciation is cost of fixed asset minus scrap value divided by useful life, and you don't have a number to fill the denominator here. तो आप denominator कैसे fill करेंगे? आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि useful life तो आपको पता ही नहीं है. तो इसलिए हम लोग लैंड पे depreciation चार्ज नहीं करते. What is amortization? मैम डेप्रीसिएशन के बारे में तो हमें पता है कि डेप्रीसिएशन टैंजिबल एसेट जो होता है उस पे चार्ज होता है. तो ये अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन क्या है? ये इनटैंजिबल एसेट पे होता है, अनलाइक डेप्रीसिएशन फॉर टैंजिबल एसेट. अब इनटैंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते. क्या है इनटैंजिबल? जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे हमारा गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, दैट इज आवर इनटैंजिबल एसेट, राइट. Reduction in value by prorating the cost of an intangible asset over multiple accounting period. जैसे 5 साल में अमोर्टाइज कर दिया, जैसे 50,000 का वैल्यू है तो हर साल 10,000, वो डिपेंड करता है कि किसका कैसे अमोर्टाइजेशन या रिडक्शन इन वैल्यू होगा. हर साल हम क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे. ओके, तो वैल्यू को कम करेंगे. किसके? इनटैंजिबल एसेट. ये तो एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है. आप सीए फर्म में चले जाओ या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एमएनसी में, आपसे पूछा ही जाएगा व्हाई इज क्लोजिंग स्टॉक नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस. कोई बता ही नहीं पाता. क्यों नहीं बता पाते हो? पढ़ के जाओ. तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज. ये परचेज का पार्ट है, एंड ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी इंक्लूड परचेजेस, एंड हेंस इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एज एन सेपरेट आइटम इट विल डबल काउंट एंड रिजल्ट इन एन एरर. एरर दिखाएगा. क्यों एरर दिखाएगा? क्योंकि देखिए आप जो परचेज कर रहे हैं तो वो तो स्टॉक इंक्लूड ही हो रखा है आपके परचेज पे, राइट, परचेज में. तो इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं. ठीक है, जैसे हमने परचेज किया 60,000, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? रिमाइंडर आउट ऑफ परचेज. परचेज से ही निकला हुआ कुछ पार्ट है. तो ये जो 10,000 है इसको अलग से दिखाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये परचेज में इंक्लूडेड है. अगर हम बार बार दिखाएंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं. व्हाट आर कंटिंजेंट लायबिलिटी? लायबिलिटी तो हमको पता ही है
दायित्व, फ्यूचर का हमको लग रहा है दायित्व है, राइट। दायित्व लग रहा है कि दायित्व मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको देना है, देना बाकी है, ठीक है, करंट का जो भी हमारा दायित्व है। लेकिन कंटिंजेंट क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी दैट मे और मे नॉट बी इनकर्ड बाय अ बिजनेस। अब बिजनेस इज नॉट श्योर कि वो इनकर होगा या नहीं होगा, उसका आउटकम डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट पे। फ्यूचर में कोई इवेंट हो रहा है, उस पे उसका आउटकम डिपेंड करेगा। जैसे सपोज करो किसी कंपनी पे कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस उसके फेवर में भी आ सकता है, उसके अगेंस्ट में भी आ सकता है। लेकिन अगर अगेंस्ट में कोई कोर्ट केस आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। उसको हो सकता है किसी को कंपनसेट करना पड़ जाए। तो वो जो लाइबिलिटी है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि उसका आउटकम फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। द एग्जिस्टेंस ऑफ काइंड ऑफ लाइबिलिटी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑकरेंस ऑफ प्रोबेबल इवेंट इन फ्यूचर। हमको फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है, उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसे बुक्स में एज अ फुटनोट दिखाते हैं, ना कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो एक कोर्ट केसेस का केस हो गया। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, काफी भारी भरकम शब्द है, लेकिन एकदम आसान है। क्या है जानते हैं। इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू इन नेचर, कैपिटल नेचर का नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है। Incurred during an accounting period, but its benefits are to be derived from several following accounting period. The part of the amount which is charged to the PL account in the current accounting period is reduced from the total expenditure and rest is shown as a balance sheet item as an asset. तो इसको हम एसेट क्यों दिखाते हैं, ये तो हमारा रेवेन्यू खर्चा है। जैसे हम ह्यूज एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट हमको ओवर द ईयर मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए मैं 1 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रही हूँ, इसका बेनिफिट मेरे को ओवर द इयर्स आने वाली सालों में मिलने वाला है। तो वो मेरा खर्चा क्या हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम डेफर कर दिए, रिकॉर्ड नहीं किए। ठीक है, कुछ पार्ट इस साल रिकॉर्ड किए और बाकी का हम ओवर द इयर्स रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। तो ये जो जो चीज हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस, वो कहाँ दिखाएंगे, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। तो ये हमारा जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट का जो ह्यूज एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया है, जो ओवर द ईयर आपको बेनिफिट देगा, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये मैं अज्यूम करती हूँ आपको आता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट बल्क डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, पैसा जल्दी जल्दी दे दो, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हम लोग आपको बोलते हैं। तो उस केस में आपको कैश डिस्काउंट देते हैं कि 10 दिन में आप पैसा दोगे तो 10% देंगे, अगर आप उससे जल्दी दे दोगे तो 20% डिस्काउंट दे देंगे। दैट इज योर कैश डिस्काउंट, जो आपको जो है जल्दी रिकवरी करा सकता है, राइट। और ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अगर आप बल्क खरीदते हो तो सामने वाला आपको डिस्काउंट दे सकता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप खरीद रहे हो सामान, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अब क्या, लार्ज क्वांटिटी में या ट्रेड प्रैक्टिसेस, आप सपोज करिए बहुत बार आते हो दुकान में, तो आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट दे सकती हूँ कि आपका और मेरा रिलेशन अच्छा है, तो मैं उसको मेंटेन करने के लिए आपको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, राइट। व्हाट इज क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एमएनसी में पूछा जाता है और काफी लोग बता ही नहीं पाते। क्या है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, आइए जानते हैं। Debit note, when a buyer returns good the seller, he send a debit note as an intimation to the seller of the amount and quantity being returned, requesting the return of money. ठीक है, क्या होगा जब बायर क्या कर रहा है, जब हम परचेज करते हैं हम क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राइट। तो क्रेडिटर को हम डेबिट कर रहे हैं, तो मतलब क्या नोट इशू कर रहे हैं, डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, ताकि उसके वैल्यू को हम क्या कर सके, कम कर सके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज के टाइम जनरली क्या इशू कर रहे हैं, डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। और सेल के टाइम हम क्या कर रहे हैं, जब सेल करते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, राइट। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है। लेकिन जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या इशू करेंगे, उस केस में हम उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे।
और भी केसेस मैं समझा सकती हूँ। सेल्स के केस में हम डेबिट नोट कब इशू करेंगे, आप कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या सेल्स के केस में डेबिट नोट इशू हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब इशू होगा? तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्लीज करके जाइएगा। हो सकता है इनमें से ही आपको पूछा जाए। देखिए, क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन जो है, अगर हम अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्लियर करेंगे अपना इंटरव्यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर कमेंट कीजिए, जब भी आप कमेंट करते हैं मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।